यूरिया के भाव और मिश्र खतों के भाव 4 गुना 5 गुना बढ़े हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। इंसेक्टिसाइड्स के भाव बढ़ रहे हैं। आप आज कॉटन में स्थिति ऐसी है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे सिस्टेमिक हो, किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स को आप खरीदी करेंगे तो एक एक एकड़ में 20-20 हजार रुपये इंसेक्टिसाइड्स का खर्चा होगा, तो कहाँ किसान फायदे में रहेगा। सीड के बारे में वही अवस्था है। सीड कंपनियों के बारे में अगर नीति बनाकर सीड के लिए अगर हम लोगों को प्रोत्साहित करते कंपनीज को, और अनेक कंपनियों का अगर निर्माण होता है और अच्छे अच्छे प्रकार के सीड भी आ सकते हैं और किसानों को सस्ते में सीड भी मिल सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी है कि सीड के भी भाव ऐसे बढ़े हैं कि आज किसान उसको नहीं पुरा सकते। बैंकों के इंटरेस्ट की कहानी यह है कि हमारे यहाँ आज 15% इंटरेस्ट बढ़ा, 2 साल में 14 बार इंटरेस्ट बढ़ा है। ये रिजर्व बैंक जब भी आती है तब इंटरेस्ट बढ़ा देती है। 15% इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो आप कैसे धंधा कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री चल सकती है, कहां से इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। आज बैंकों में केवल एनपीए अकाउंट की लिस्ट बढ़ रही है, बैंकों भी समाप्त होने की स्थिति पर आई है। लाखों हजारों करोड़ रुपए एनपीए में जा रहे हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रही और 15% इंटरेस्ट लगा दिया। ऊपर से बिजली नहीं है। आप जनरेटर पर बिजली अगर घर में और फैक्ट्री में तैयार करते तो उसकी कास्ट 9.5 रुपए 10 रुपए यूनिट की पड़ती है। आप बिजली भी नहीं दे पा रहे। बिजली नहीं, गांव में पानी नहीं, बीज और फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट शुरू है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, कूलिंग प्री कूलिंग प्लांट को स्टोरेज तो है ही नहीं, गोडाउन की व्यवस्था नहीं और माल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। कोर सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पूरी तरह से बर्बाद किया और इसमें मैं हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी कर्नाटक की सरकार ने, देखो किसी भी चीज को फ्री ऑफ चार्ज देना गलत है, बिल्कुल गलत है, पर जिसके शरीर में खून ही नहीं है वहां से खून कहां से निकालोगे आप। मैंने हमारे सरकार को कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब है। हमारे कर्नाटक सरकार ने 1% इंटरेस्ट से क्रॉप लोन दिया, एग्रीकल्चर लोन दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार 3% से दे रही है और महाराष्ट्र में मैं हमारे यहाँ गन्ना लगाता हूँ, हमारे किसानों को नेशनलाइज बैंक से पैसे ले रहे 14% इंटरेस्ट से मिल रहा, 14%। 1 लाख एकड़ गन्ना मैं हमारे शुगर फैक्ट्री दोनों में किसानों में काम करता हूँ, मेरे ध्यान में इसको 14% इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए कि 14% इंटरेस्ट, बीच में तो मर्सिडीज गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट थी, तब अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं थे, कि 8 या 9% पर मर्सिडीज गाड़ी लोन पर मिलेगी और ट्रैक्टर खरीदना है तो 12% इंटरेस्ट था। यानी आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना चाहते तो 12% इंटरेस्ट। मैंने हमारे यहाँ बायोमास इकट्ठा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को इस बार ट्रैक्टर खरीदी किए, तो 100 ट्रैक्टर अभी मैंने 1 महीने भर पहले न्यू हॉलैंड कंपनी के खरीदी किए। तो कंपनी को मैंने कहा डिस्काउंट दो, हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा सर हमारी हालत भी खराब है। जब बैंकों में गए तो 14% इंटरेस्ट से ट्रैक्टर मिले। मुझे बताइए कैसी ये इकोनॉमी है, कहां से लोग पैसे दे पाएंगे। एग्रीकल्चर में पावर नहीं है, इरिगेशन करना है, 8 घंटे पावर मिलती है, कहां से पावर नहीं, खाद का ब्लैक मार्केट, बीज की नॉन अवेलेबिलिटी, मार्केट में तैयार करो तो कोई लेवाल नहीं। अब ऐसी स्थिति है तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमारे बेसिक प्लानिंग में गलती हुई है 47 में। आप उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लोग हो, एक बात प्रूव हुई कि 47 के बाद जो आर्थिक मॉडल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया था वो रशियन मॉडल था। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, 3 बातों की बहुत चर्चा हम करते रहे। परिस्थिति क्या हुई, आज 63 साल के बाद हमको ये कहना पड़ रहा है कि गरीब गरीब हो रहा है और धनवान धनवान हो रहा है। हमारे राहुल गांधी यूपी में जाकर बोलते हैं कि हत्ती पैसा खा रहा है, हत्ती नोटे खा रहा है, हत्ती पैसा खा रहा है, हत्ती नोटे खा रहा है। मैं बोला हत्ती पैसा खा रहा है, नोटे खा रहा है और पंजा गरीबों का जेब काट रहा है।
हाथी भी पैसा खाता और पंजा भी पैसा खाता और गरीबों का जेब काटता। क्या इस बात की इस देश में किसी को शर्म नहीं आती कि इस देश में ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब व्यक्ति की रोज की आमदनी 26 रुपए से ज्यादा है, 27 रुपए है, वो धनवान आदमी है। और शहरों में जिसकी आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए है, वो धनवान आदमी। आप तो ट्रेड एंड बिजनेस में ये इकोनॉमी की भाषा तो आपके सामने कर सकता हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं। अब मैं मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, हमें बताइए, मार्गदर्शन करिए कि 27 रुपए प्रतिदिन से गरीब आदमी गांव में कैसे जी सकता है और 33 रुपए प्रतिदिन से शहर में कैसे जी सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब है, इंडस्ट्री सेक्टर की हालत, आज हमारे यहां कोल ही अवेलेबल नहीं है। जो पीएलएफ फैक्टर है पावर प्रोजेक्ट का, उसमें कोल ही अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोल आ रहा था, उन्होंने उसके ऊपर और ड्यूटी लगा दी। इंडोनेशिया से कोल आ रहा था, उसके ऊपर उन्होंने भी ड्यूटी लगा दी। हमारे जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जितनी कोल मांगी उतनी पूरी बंद कर दी। हाइड्रो प्रोजेक्ट बंद कर दो, 5-5 हजार 6-6 हजार कैपेसिटी के हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, सब प्रॉब्लम। 2 4 5 शुरू हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बड़े उत्साह से आ गया कि उसको बंद करा देता है। पावर नहीं तो देश की प्रगति कैसे होगी। आज हमारे देश में जो कोल माइंस है, वो कोल माइंस लगभग जितनी है उसमें जो मिली है कैप्टिव करके, मैंने कल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप एक काम करिए कि कैप्टिव में जो कोल माइन दी है, कम से कम 5 साल के लिए आप एक काम करिए कि ये कैप्टिव कोल माइन वाले को गवर्नमेंट पावर जनरेशन कंपनीज को या पावर जनरेशन वालों को कोल बेचने की अनुमति दीजिए, लगे तो उनकी रॉयल्टी दुगनी लीजिए उनसे। पर आप भी नहीं देते, बाहर से भी नहीं आ रहा है। और पावर सेक्टर तो पूरा, अभी बैंक पावर में अगर जाओगे आप तो बैंक वाले फाइलें फेंक देते। 1,37,000 करोड़ का एनपीए पावर सेक्टर में हो रहा है। मुझे बैंकों के चेयरमैन कह रहे थे कि भाई कुछ करो, पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को हम नहीं देंगे, सब खराब। एमईआर, ये सीआरसी सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स बने हमारे ये निर्णय करने के लिए, और उनमें ऐसा है कि उनको लेना देना कुछ नहीं, हमने अधिकार उनके पास छोड़े हैं। मैटर डिस्प्यूटेड है, हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं, पावर जनरेशन नहीं हो रहा, हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वालों ने ठप्पा लगा दिया, कोल माइंस को जयराम रमेश साहब ने बंद करा दिया, जो थी वो भी बंद करा दिया। आयरन ओर की माइन थी, ठीक है उसके निर्णय करो, पॉलिसी बदलो, गलत है उनको सजा करो, फटाफट निर्णय करो। हमने आयरन ओर की बंद कर दिया। आयरन ओर में स्टील इंडस्ट्री आज 50% और 60% पे चल रही है। बार बार ये कहा हमारे कर्नाटक के सरकार ने आयरन ओर एक्सपोर्ट बंद किया ताकि वैल्यू एडिशन हो, पर बाकी राज्यों में क्यों नहीं केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया। आज हमारा आयरन ओर का, स्टील का भी स्थिति ऐसी हुई, हमारा एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री वालों ने कार्टेल करा लिया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम कर लिया, रेट बढ़ा दिया। यानी आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हालत बनी। आज अगर इंडस्ट्री में हम बड़ा करना चाहते, कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हमको 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबको जेल में भिजवा रहे हैं हम लोग, जो उठता उसको भी, ठीक है जो हुआ उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। 10-10 साल निर्णय लगते रहेंगे। मैं लंदन में था और लंदन में 5 दिन था, बहुत इंडियन उद्योगपति मिले, बाहर के भी लोग मिले, सब मुझे कह रहे थे कि अब तो हम हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं, बोले धंधा करे या जेल में जाए। ये इस प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट के लिए खतरनाक माहौल देश में तैयार हुआ है। इंडस्ट्री की हालत खराब, एग्रीकल्चर की हालत खराब। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम और जीडीपी कैसे बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर को भी हमने खराब कर दिया, सब जगह पर वही बात। मेरे समझ में नहीं आता कि देश कहाँ जा रहा है, और ऐसे स्थिति में क्या इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और उसमें और एक बड़ी बात हुई कि हमारे क्रूड और पेट्रोल और डीजल में लगातार 3,70,000 करोड़ का हमारा बिल है जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का।
मैं चिल्लाकर कहता हूं, कितने दिन से मैं 7 साल से इसमें काम कर रहा हूं, बायोफ्यूल पर, सोलर एनर्जी पर, और मैं खुद 125 मेगावाट पावर तैयार करता हूं बायोमास से। सोलर पर हमने पंप बनाए, एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग किए, कितने काफी काम किए, पर अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। आप मुझे बताइए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही है, हमारे देश में नॉन एडिबल ऑयल सीड, रतनजोत, मोह, साल, करंज, इससे डीजल बन सकता है, कोई इंकरेजमेंट नहीं। मैंने मेरे अभी नीरी करके देश की केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोलैबोरेशन में अभी मेरा प्लांट आप 1.5 महीने के बाद देखने के लिए आइए। मैं उसमें से, हमारे यहाँ डिस्टिलरी है और डिस्टिलरी में डाइजेस्टर है और मीथेन तैयार होता है, तो हमने मीथेन से मैं 20,000 किलो सीएनजी हम तैयार कर रहे हैं, और उसमें से जो CO2 निकलता है, वो CO2 हम लोग पानी में डालकर, उससे नीरी का रिसर्च है, वो काई तैयार कर रहे हैं अलगी, और 30,000 लीटर पर डे के बायोडीजल का मेरे यहाँ भी प्लांट 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं ऐसे उपक्रम किए जाते हैं? आज हमारे वनवासी क्षेत्र में अगर नॉन एडिबल ऑयल सीड का उपयोग किया जाएगा, जो कोई खाते नहीं, उससे डीजल हो सकता। मेरे यहाँ प्लांट है, मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूवन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं खुद, मेरे पास प्लांट है। मैंने इतने बार प्राइम मिनिस्टर को इथेनॉल को इंकरेज करिए, इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये आप ब्राजील में 26% पेट्रोल में डालते हैं, मोलाइसिस से, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल तैयार होता है। ये ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन कम होगा, 5% वो भी नहीं ले रहे। लगातार इतने बार 7 साल से निर्णय हुआ, ग्रीन फ्यूल का कोई वाली नहीं। आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये बात कह के हम आगे, मैं 2 बार प्राइम मिनिस्टर को मिला, उन्होंने मुझे सवाल पूछा, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, अड़चन कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा? मैंने हंसते हुए कहा, सर योर क्वेश्चन इज राइट टू ए रॉन्ग पर्सन, आपका सही सवाल गलत व्यक्ति का है, ये मैंने आपको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, ये क्या बदल सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्थितियां बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बदल कर दिखाएगी। हमने एम्बिशन रखी है कि 12% हमारा जीडीपी रहेगा और 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहेगा। हम बदलेंगे टूरिज्म में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में, कितने बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। एक 8 दिन पहले मैंने खंडूरी जी को एक प्रेजेंटेशन दिया था उत्तराखंड के लिए, कि जिस पहाड़ी पर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता, उसी पे 10 मिनट में जा सकते हैं। मैंने हमारे IIT के एक रिसर्च करने वाले लोगों की टीम और एक इंडस्ट्री को लाया था, वो कह रहा था कि आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट का जितना टिकट है, जिसको 1.5 घंटा लगता है, उतने जगह पर मैं इलेक्ट्रिक रोपवे बनाकर आपको 10 मिनट में पहुंचाने का काम करूंगा।